So, what is Newton's third law of motion? According to Newton's third law of motion, every action has equal and opposite reaction. These action and reaction forces, action reaction क्या होते हैं? Forces होते हैं. So these action and reaction forces always occurs in pair and act simultaneously, but on two different objects. इसके बाद इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं हम कि कैसे समझेंगे इसको कि लेट टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, जैसे ये मूव कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, एंड कोलाइड आफ्टर अ सर्टेन टाइम, देन ड्यूरिंग कोलिजन. तो हम कोलिजन के टाइम पर बात करें जिस टाइम वो कोलिजन में है. कोलिजन के बाद हो सकता है कि ये एक इधर चला जाए और एक इधर चला जाए, उससे फर्क नहीं पड़ रहा. हम ड्यूरिंग द कोलिजन बात कर रहे हैं. सो ड्यूरिंग द कोलिजन A will apply some force on B. A will apply some force on B and it will be written as force on B due to A. और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. वेक्टर का मतलब इसकी मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी. मैग्नीट्यूड का मतलब जितना अमाउंट का फोर्स लगाया गया है वो, और डायरेक्शन इधर की तरफ है इसलिए वेक्टर लगाते हैं. तो अगर समझने के लिए ये 100 न्यूटन का फोर्स लगा है तो ड्यूरिंग कोलिजन B will also apply the same amount of force 100 Newton but in opposite direction. So this will be the, और किस पर लगाएगा B? A पर. So force on A due to B will be in this direction. अगर A की डायरेक्शन, A ने B पर इधर फोर्स लगाया, तो अगर B पर फोर्स देखें एक तरह से तो B पर F1 फोर्स है. F1 कौन लगा रहा है? A वाला लगा रहा है. तो इसको क्या बोलेंगे? FA. FA on B. तो F force experienced by B, force experienced on B by A. ठीक है. इसी तरह से A पर फोर्स कौन लगा रहा है? A पर फोर्स लगाया जा रहा है B के थ्रू. तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय A ड्यू टू B, फोर्स ऑन A ड्यू टू B. दोनों ही कितनी वैल्यू के होने चाहिए? सेम वैल्यू के. क्योंकि अगर एफ बी ए को, यहां पे लिख भी देता हूं कि ये वैल्यू क्या, इसको रीड कैसे करना है? एफ बी ए फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए. इसी तरह से एफ ए बी को क्या रीड करोगे? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी. तो इफ बोथ आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन ईच अदर, और जैसे ही टकरा रहे हैं टकराते ही एक साथ फोर्स लगाए, जिस टाइम पर ए ने बी पर फोर्स लगाया उसी टाइम पर बी ने ए पर फोर्स लगाया, यानी कि जो फोर्स लगाया है वो क्या लगाया? साइमल्टेनियसली, एक साथ लगाए. किन पर लगाए? दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर. अगर ये फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए है तो फिर दूसरा फोर्स, ये एक फोर्स बी पर लगाए तो दूसरा फोर्स ए पर लगेगा, यानी कि ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगते हैं. और पॉइंट ऑलवेज अकर्स इन पेयर. ऐसा नहीं होगा कि एक ने लगा दिया और दूसरा बस बैठा रहा, है ना. हम उस सिचुएशन की चर्चा नहीं कर रहे जिसमें गांधी जी बोलते थे कि एक थप्पड़ तुम मार रहे हो तो मैं दूसरा गाल भी आगे कर दूंगा. वो वाली सिचुएशन नहीं है. दोज आर रेस्पॉन्सेज. वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्सेस. ठीक है. तो एक्शन अगर होगा तो रिएक्शन जरूर होगा, या रिएक्शन है तो एक्शन जरूर होगा. क्या होगा एक्शन? फोर्स. सो इफ देयर इज एक्शन फोर्स देन 100% देयर शुड बी सम रिएक्शन फोर्स. इफ देयर इज सम रिएक्शन फोर्स देन देयर शुड बी 100% सम एक्शन फोर्स, एंड बोथ विल बी, बोथ एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज अकर्स इन पेयर. तो ये चीज समझ में आ गई. कोई एक ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ ये लग करके रह गया या सिर्फ ये लग करके रह गया. लगेंगे तो हमेशा एक साथ लगेंगे, पेयर फॉर्म में लगेंगे, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगेंगे, और इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन के अंदर. तो इक्वल एंड अपोजिट का मतलब ये अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ही लग रहा है. दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. हाँ भाई, हाउ मेनी ऑफ यू प्रॉपर्ली अंडरस्टूड? अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे? हेंस अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, ये क्योंकि मैंने एग्जांपल लिया है तो उसको लिखेंगे भी तो सही ना. हेंस अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, Newton's law of motion,
F A force on B due to A should be equal to, but in opposite direction. Opposite के लिए नेगेटिव साइन ले लिया मैंने, माइनस F A B. दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में क्या है, डायरेक्शन वाइज नेगेटिव. ठीक है, तो ये बता रहा है, ये वेक्टर ये बता रहे हैं कि अगर ये इस सेम डायरेक्शन में तो ये इक्वल है इसी की नेगेटिव डायरेक्शन, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, तो उसको लिखा इस तरह से जाता है. सो दैट्स हाउ दिस इज डिफाइंड एज क्या, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. कितनों को समझ में आ गया प्रॉपरली? सो आई गेस दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स सी a few daily life examples based on the Newton's third law of motion. ठीक है, ये सब कुछ कहानी समझ में आ गई होगी. नोट्स के अंदर एज इट इज नोट करना है. सो स्क्रीनशॉट्स ले करके आप इनके नोट्स आप बना सकते हैं. पहले एग्जांपल देखते हैं. एग्जाम्पल, ठीक है, कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के क्या क्या कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं. फर्स्ट, बुक kept on table. ओके, ये टेबल ले ली. और इस पर हमने रख दी एक बुक. ये बुक रख दी साहब हमने टेबल पर. ठीक है, अब ये जो बुक है इसका कुछ ना कुछ वेट होगा. मास के कारण वेट, वेट वेट कैसे आता है, तो ये भी चीज समझ लीजिए. व्हाट इज वेट? वेट मींस फोर्स, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है? जिसका मास m हो. whose mass is m? whose mass is m? अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m हो तो उसका वेट कैसे फाइंड करते हैं? वेट मींस द फोर्स exerted on object, exerted due to gravity, exerted by gravity, gravity on that object. किसी भी ऑब्जेक्ट पर जहां पर वो है, जिस भी प्लैनेट पर वो है, उस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी बोले तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग प्लैनेट. क्योंकि हम जनरली वेट कंसीडर कहां पे करते हैं? अर्थ पर. तो हम यहां पे अभी बात अर्थ की करेंगे. तो अर्थ जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगी तो फोर्स के थ्रू हमेशा एक्सेलरेशन की टर्म्स में बात की जाती है कि एक्सेलरेशन क्रिएट होना चाहिए या एक्सेलरेशन होता है अगर फोर्स है तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो m मास का, तो फोर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है ऑन अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि सिंपली एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि a की वैल्यू हम बोलते हैं g, है ना. सिंबल हमने दे रखा है जिसकी वैल्यू ऐसा यूनिट में होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज फिक्स वैल्यू ऑन अर्थ. ये हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां की बात कर रहे हैं? तो ग्रेविटी जनरल वर्ड ही अर्थ के लिए लिया गया है. अदरवाइज मोर स्पेसिफिक अगर कहीं पे बोल दिया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू मून या एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ मून, तो वहां पर फिर हम मून की ग्रेविटी लिखेंगे.
मून की ग्रेविटी जनरली अर्थ से 1/6 टाइम होती है, यानी कि अगर किसी को एक्सेलरेशन ऑफ मून लिखना है देन यू विल बी राइटिंग g/6। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ will be on any object will be g 9.8। तो ये ऑलमोस्ट मून पर उस एक्सेलरेशन का 1/6 टाइम रह जाता है। तो इन जनरल, क्योंकि हम जब ग्रेविटी बोलते हैं कुछ नहीं बोला तो बाय डिफॉल्ट अर्थ काउंट करना है। तो अगर m मास पर अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर कोई फोर्स लगे F, जिसके कारण ये मोशन में आ जाए और ए एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाए, तो हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू m, F इज इक्वल टू m, है ना। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, याद रखने का तरीका फादर इक्वल्स टू मास। ठीक है, अगर यही चीज यहां पे ऐसे होती कि ये फोर्स लग रहा है, कोई नीचे फोर्स लग रहा है जिसके कारण ये नीचे मोशन कर रहा है और इसमें एक्सेलरेशन ए का क्रिएट हो रहा है, तो भी आप इसको क्या लिखते हैं, F इज इक्वल टू ma, क्योंकि m मास के अंदर कितना एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ ए। लेकिन अगर यही चीज मैं फ्री फॉल बोल दूं, तो फ्री फॉल हमेशा किसके अंदर होती है, ग्रेविटी के अंदर। ये नीचे क्यों आता है छोड़ने पर, हम तो फोर्स लगा नहीं रहे। तो किसी ऑब्जेक्ट को हवा में ड्रॉप कर दिया जाए, हवा में ड्रॉप कर दिया जाए तो वो नीचे आता है। क्यों आता है, ये नीचे आ रहा है, देखिए मैं ड्रॉप कर रहा हूं, मैं तो फोर्स लगा भी नहीं रहा कि मैं फेंक रहा हूं, मैं तो बस होल्ड करे हुए हूं, बस छोड़ा है मैंने, छोड़ से ये नीचे आ रहा है। तो नीचे आते इसकी मोशन में आ गया, मोशन में आ गया, और यहाँ पर फोर्स कौन लगा रहा है, ग्रेविटी, तो वो एक्सेलरेशन कितना देती है, जी। तो ये F इज इक्वल टू क्या बन जाता है, mg। दिस फोर्स क्रिएटेड बाय ग्रेविटी, ठीक है, जब कोई और फोर्स ना लग रहा हो, m मास पर सिर्फ ग्रेविटी वाला फोर्स लग रहा हो, जिसके कारण ऑब्जेक्ट हमेशा नीचे बना हुआ है, उस फोर्स को बोलते हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसको क्या लिखा जाएगा, mg। अच्छा, तो फिर क्या होगा कि सर आप कैसे खड़े हुए हो या हम कैसे खड़े हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, हमको ये एग्जांपल एक्शन रिएक्शन का है। कैसे, यहां सोचिए कि अगर इसका मास m होता बुक का, तो इसका वेट मैं क्या बोल रहा होता। अगर मान लीजिए टेबल नहीं होती और मैंने इसको ऐसे होल्ड कर रखा होता, बिल्कुल ठीक है, ऐसे टेबल की जगह ये इसको ऐसे हवा में होल्ड कर रखा है बुक को भी, तो इसको छोड़ता तो भी तो नीचे आती। इसका मतलब इसका वेट कितना चल रहा है, वेट इज इक्वल टू mg। लेकिन ये नीचे नहीं आ रही, इसका मतलब ये mg फोर्स किस पर लग रहा है, ये एक्चुअल में mg फोर्स टेबल पे लग रहा है। ये फोर्स किस पर लग रहा है, टेबल पर। हो सकता है ये थोड़ी देर के लिए मान लिया कि m की वैल्यू अगर 10 kg मान ले समझने के लिए, तो वेट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 इंटू 9.8, 98 न्यूटन। तो 98 न्यूटन टेबल पे लग रहा है। तो अब सोचो अगर टेबल कमजोर होती, यही बुक अगर 10 kg की बुक एक न्यूज़पेपर पर, सिंगल न्यूज़पेपर पर रख दो, तो उसको फाड़ते हुए नीचे आ जाएगी, क्योंकि 98 न्यूटन 10 kg जितना वेट जो 98 न्यूटन बना रहा है, वो एक सिंगल न्यूज़पेपर होल्ड नहीं कर सकता। तो इतना फोर्स नीचे लग रहा होगा कि वो नीचे आ जाएगी, लेकिन टेबल पे रखा और ये गिर नहीं रही, इसका मतलब टेबल भी तो इसको एक फोर्स प्रोवाइड करवा रही है जो इसके वेट को बैलेंस कर रहा है। तो इसको एक सिंगल एरो से कैसे दिखाते हैं, ये हमने बीच में मान लिया कहीं पे कि ये टोटल मास यहां मान लूं, तो टोटल वेट नीचे की तरफ WmG हो गया। तो इस वेट को बैलेंस कौन कर रहा है, ये टेबल का रिएक्शन। तो ये एक तरह से क्या हो गया, एक्शन, तो ये इसका रिएक्शन फोर्स। सो दिस किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। बुक ने लगाया फोर्स टेबल पर, फोर्स ऑन टेबल ड्यू टू बुक, ठीक है, तो फोर्स ऑन टेबल ड्यू टू बुक that is equals to mg. Then Newton's third law of motion said that same amount of force but in opposite direction should be exerted. तो अब फोर्स कौन लगाएगा, टेबल लगाएगी। किस पर लगाएगी, बुक पर। तो फोर्स ऑन बुक ड्यू टू टेबल, it should also be same mg but in opposite direction। अपोजिट के लिए मैंने क्या बोल दिया, जिधर mg की डायरेक्शन है उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन। mg अगर नीचे है तो नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, या तो आप ऐसे लिखोगे -mg, या फिर एरो ये डायरेक्शन लिखोगे mg अपवर्ड। वर्डिंग में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे mg डाउनवर्ड, और वर्डिंग में यहां लिखोगे तो फिर mg अपवर्ड। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है,
वेक्टर क्वांटिटी है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, बुक केप्ट ऑन टेबल। ये चीजें बिल्कुल माइंड में फिट करके रखना, एक्शन रिएक्शन फोर्स हम कैसे दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, है ना। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। ओके, इसी तरह से अनदर एग्जांपल, अब मैं कुछ छोटे छोटे एग्जांपल हैं जो बोल करके बता देता हूं आप लोगों को। वॉकिंग ऑन द रोड is the example of what Newton's that can be explained based on the Newton's third law of motion। जब हम चलते हैं रोड पर या फ्लोर पर, तो हम हमारे पांव से जो जमीन है, ग्राउंड है, उसको पीछे धकेलते हैं। हम चलते टाइम पंजों से पांव के जो पंजे हैं उससे ग्राउंड की जो जमीन है उसको पीछे धकेलते हैं, पीछे पुश करते हैं। तो उसका एक एक्शन का रिएक्शन कौन हमें देगा, क्योंकि ग्राउंड तो पीछे खिसक नहीं सकता, हम पुश कर रहे हैं पीछे, तो ग्राउंड भी हमें पुश करती है आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में। हम तो मूव कर सकते हैं, तो हम मूव कर जाते हैं। तो हम कंटिन्यूएशन के अंदर ग्राउंड को पीछे धकेलते हैं। उस ग्राउंड पीछे जा नहीं सकता, वो स्टेबल है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन उतना ही रिएक्शन हमें प्रोवाइड करवा देता है जितने से हम फोर्स लगा रहे। तो उतना ही फोर्स हम पे लग गया और हम आगे चले गए, उतना ही फोर्स हम पे लग गया, हम आगे चले गए। दैट्स व्हाई वी आर एबल टू वॉक। ये सब क्यों हो पा रहा है, क्योंकि देयर इज फ्रिक्शन प्रेजेंट ऑन द लेग एंड इन बिटवीन द फ्लोर। अगर ये देखिए यहां पर, ये अगर कोई फ्लोर है और ये फीट है, तो जब हम चल रहे हैं तो हम फोर्स पीछे लगा रहे हैं यहां पर, तो ग्राउंड हमें उतना ही फोर्स आगे दे रहा है, एंड दैट्स व्हाई वी आर एबल टू वॉक ऑन द फ्लोर। ठीक, लेकिन अब सोचो, और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहां पर एक क्या प्रेजेंट है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, जो हमें गिरने नहीं दे रहा है। उसका रीजन, अगर यहां पर हम फोर्स लगाएं पीछे की तरफ और फ्रिक्शन नहीं होता, तो जिस टाइम हम फोर्स लगाते ना, उस टाइम हमारा वो लेग स्टेबल ही नहीं रहता, हम पीछे लगाते हैं और हमारी टांगे चौड़ी होती जाती खट। तो आप जिम्नास्टिक बन चुके होते, 180 डिग्री पर स्प्लिट हो चुके होते आप। क्यों, क्योंकि यहां पर जो पीछे लगा रहे हो, तो पीछे लगाते टाइम एक आपको रोकने वाला भी तो कोई सिस्टम मिलना चाहिए ना। फोर्स तो तब लगेगा जब आप रुक चुके होगे किसी पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर जब आप रुके और वहां से आपने पीछे फोर्स लगाया, तब उसी पॉइंट से ग्राउंड ने आपके ऊपर आगे फोर्स लगा दिया, तो आप आगे चले गए। लेकिन जब यहाँ फ्रिक्शन हो जाए, फ्रिक्शन लेस हो जाए, फ्रिक्शन ना हो, तो आप इस पॉइंट पर जिस जगह पे इसको प्रेस करना चाहते थे, वो प्रेस होने की जगह आपका पांव ऐसे पीछे की तरफ होता जाएगा, एंड यू विल बी स्प्लिट। सो फ्रिक्शन इज आल्सो नेसेसरी। सर, जो रोलर स्केट्स का कॉन्सेप्ट है वो यही होता है ना, फ्रिक्शनलेस फोर्स। हाँ, फ्रिक्शनलेस रोलर स्केटिंग ऑफ रोलर स्केटिंग या रोलर स्केट्स जो होते हैं, दैट इज आल्सो वर्क्स ऑन द फ्रिक्शन, मिनिमम फ्रिक्शन, मिनिमम आल्सो फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड, वरना रुकेगा कैसे, तो फ्रिक्शन इज आल्सो रिक्वायर्ड बट मिनिमम फ्रिक्शन, ताकि स्मूथ मोशन हो सके, जितना कम सरफेस कांटेक्ट में आए आपकी। तो यहां पर हम इसलिए शूज वगैरह पहनते हैं ताकि हमें आसानी हो, है ना, इजीली हम आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ सके। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसका किसके ऊपर बेस, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर बेस। यहां से आपने एक कॉन्सेप्ट क्या सीख लिया कि वेट किसको बोलते हैं। ठीक है, सो वेट हमेशा आप ध्यान रखना है, डायरेक्टली वेट बोले तो एम मास का ऑब्जेक्ट है, तो उसका वेट क्या, mg, खत्म। ठीक, अच्छा, और क्या हो सकती है, और इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं एक्शन रिएक्शन का। बॉटल का कैप खोल रहे हैं, तो आप सोचो कि मैं बॉटल का कैप खोल रहा हूं, तो मैं एक एक्शन दे रहा हूं, उसके अपोजिट एक रिएक्शन मिल रहा है। बॉटल को हम ऐसे घुमा सकते हैं ना, तो ये वन ऑफ द एग्जांपल है। ऐसे सोचने के लिए सोचा जा सकता है कि हम एक्शन लगा रहे हैं तो रिएक्शन उसका अलग मिल रहा है। ठीक है, या बॉटल बहुत टाइट हुई हुई है, वो खुल नहीं रहा, हम एक्शन लगा रहे हैं, उतना ही उसने फोर्स लगा दिया, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ढक्कन खुल जाता है। सेम डायरेक्शन में लगाओगे तो टाइट हो नहीं है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, और क्या एग्जांपल समझ सकते हैं हम, रिकॉइलिंग ऑफ गन, इंपॉर्टेंट एग्जांपल, रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए, एक गन है, एक पिस्टल है,
और उसके अंदर एक बुलेट है, मतलब और भी हो सकती है, अभी हम सिर्फ समझने के लिए वन ऑफ द बुलेट है, ठीक है। तो जब गन फायर की जाती है, गन से बुलेट फायर की जाती है इस ट्रिगर को दबाने के बाद, तो ये जब यहां से निकलती है, ये बुलेट जब निकलेगी बाहर की तरफ, तो ये गन या पिस्टल पीछे की तरफ बैकवर्ड आती है। उसका रीजन, अभी पूरा सिस्टम रेस्ट पर है, पूरा सिस्टम रेस्ट पर है, ठीक है। तो टोटल फोर्सेस सब कुछ जीरो चल रहे हैं। जैसे ही हमने फोर्स लगाया, यहाँ पे जो इसका स्प्रिंग मैकेनिज्म होता है वो एकदम से इसको लार्ज फोर्स आगे की तरफ प्रोवाइड कराता है। तो क्योंकि पहले फोर्स जीरो था, तो अब भी नेट फोर्स पूरे सिस्टम का इसका गन का प्लस बुलेट का मिलकर के टोटल फोर्स जीरो रहे। एफ ए बी प्लस एफ बी ए जीरो रहे। फोर्स ऑन ए और फोर्स ऑन बी दो अलग अलग मिलकर के जीरो हो रहे हैं, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। तो पूरे सिस्टम का फोर्स जीरो रहे, उसके लिए अगर ये फोर्स इधर लगाए, इसको अगर मैं फोर्स ऑन बुलेट सिंपली एफ बी बोल दूं, तो इसके अपोजिट ये बुलेट का फोर्स है, बुलेट पे फोर्स है, तो गन पे फोर्स किधर लगना चाहिए? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? ए ने बी पर फोर्स लगाया इधर, तो बी ए पर फोर्स लगाएगी इधर, तो बुलेट किस पे फोर्स लगाएगी? गन पर। किधर की तरफ है? इधर। तो ये एफ जी, तो एफ जी शुड बी इज इक्वल टू एफ बी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो गन का फोर्स किधर की तरफ आया? बुलेट की अपोजिट डायरेक्शन में, पीछे की तरफ। यही रीजन होता है कि बुलेट जब फायर की जाती है तो गन पीछे आती है। तो कोई कहेगा सर बुलेट तो इतनी तेजी से जा रही है, वो उतनी तेजी से पीछे थोड़ी आ रही है। तो बुलेट का मास, फिर से यहां पर क्या चीज हुई? फोर्स लगना अलग चीज हुई, फोर्स का इफेक्ट कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है दूसरी अलग चीज हुई है। वो चीज छोटी है, उसका मास छोटा है, तो ये कम मास ज्यादा वेलोसिटी से जा रही है, इसका मास बड़ा है, इसकी स्पीड कम हो जाएगी, ताकि जो वो लीनियर मोमेंटम बना, लीनियर मोमेंटम एक्सप्लेन किया गया था। लीनियर मोमेंटम क्या था? फोर्स का वो इफेक्ट जिसको मास और वेलोसिटी के कंबाइंड इफेक्ट के थ्रू समझाया जा सके। ज्यादा मास ज्यादा लीनियर मोमेंटम, ज्यादा स्पीड ज्यादा लीनियर मोमेंटम। लेकिन अगर मुझे पूरे सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम अगर मैं पहले देखता यहां पर, तो यहां पर ये भी गन भी रुकी हुई है, बुलेट भी रुकी हुई है, तो टोटल लीनियर मोमेंटम P गन प्लस P बुलेट, लीनियर मोमेंटम ऑफ गन प्लस लीनियर मोमेंटम जीरो आ रहा था। तो बाद में भी तो जीरो ही रहना चाहिए, क्योंकि हमने तो कोई फोर्स लगाया नहीं, पूरा ये अंदर के अंदर ही चल रहा है। तो पूरा जीरो बना रहे, यानी कि टोटल लीनियर मोमेंटम सेम बना रहे। तो अगर ये बुलेट कम मास की बुलेट, स्मॉल m1 बोल दो इसको, ये v1 वेलोसिटी से आगे गई है, तो अब जो बुलेट का लीनियर मोमेंटम जिसको p डैश बोल दूं, तो ये हो जाएगा m1 v1। तो इस हिसाब से गन का जो लीनियर मोमेंटम होगा, गन भी तो पीछे आ रही है, तो अगर गन का मास m2 है तो इसकी स्पीड v2 होनी चाहिए, m2 v2। लेकिन हमें पता है कि शुरू में अगर जीरो चल रहा था टोटल लीनियर मोमेंटम, तो बाद में भी तो जीरो होना चाहिए, क्योंकि पूरे सिस्टम पर बाहर से किसी ने फोर्स नहीं लगाया। तो अगर ये सब कुछ इंटरनल फोर्सेस की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो टोटल लीनियर मोमेंटम शुड बी जीरो, यानी कि एफ बी डैश और एफ जी डैश, पीजी डैश और पीबी डैश ये जीरो होना चाहिए। m1 v1 प्लस m2 v2 शुड बी जीरो, तो m1 v1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2। यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं? v2 अपॉन या m2 अपॉन m1, इसको इधर नीचे ले जाऊं और इसको इधर नीचे ले जाऊं, तो m2 अपॉन m1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो या फिर v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1 माइनस डायरेक्शन, क्योंकि मास ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है। तो आप खुद सोचिए कि ये कैसा रिलेशन आ रहा है, v1 और m1 इनवर्स रिलेशन आ रहा है।
जिसका मास ज्यादा उसकी स्पीड कम होनी चाहिए। 1/2, 2/1। तो मास किसका ज्यादा है? बुलेट का ज्यादा है, तो स्पीड किसकी कम होनी चाहिए? मास किसका ज्यादा है? गन का ज्यादा है, तो स्पीड किसकी कम होनी चाहिए? बुलेट की। जिसका मास कम है उसकी स्पीड ज्यादा होगी, सो दैट टोटल लीनियर मोमेंटम सेम बना रहे, उनका जोड़ करके 0 बना रहे। कितनों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया प्रॉपरली? सर कैसे? हाँ भाई, न्यूटन्स थर्ड लॉ का एग्जांपल, अगर तो यहां पर अगर रिकॉइलिंग ऑफ गन का एग्जांपल न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से समझना था, तो हम क्या समझ सकते हैं इसको, कि अगर बुलेट जाएगी आगे, तो बुलेट क्योंकि एक फास्ट फोर्स से जाएगी, तो अगर एक फोर्स आगे लग रहा है तो उतना ही फोर्स पीछे लगना चाहिए। पीछे किस पे लगेगा? बुलेट आगे निकल चुकी है, तो अब बचा कौन? सिर्फ गन। तो गन पर एक फोर्स पीछे लगता है, इसी को बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। तो दिस इज बेस्ड ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये हो गया। एक और एग्जांपल समझते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ